जब बंद हो जाए सब रास्ते नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ सैयद इनामुद्दीन। आज के टॉक शो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दो ऐसी शख्सियत से जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में दोनों ही अपनी अलग पहचान और स्थान रखते हैं। खास बात यह है कि आज के स्पेशल टॉक शो में न्यूज अंग बिहार ने गेस्ट एडिटर के रूप में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी सह एसएम कॉलेज राजनीति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर एवं टीएमयू के पत्रकारिता विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर को आमंत्रित किया है। जबकि हमारे चीफ गेस्ट हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार। प्रोफेसर विजय कुमार राजनीति विज्ञान के एक सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। प्रोफेसर कुमार पीजी गांधीयन थॉट के हेड भी रह चुके हैं। उनका जुड़ाव कई सामाजिक और बौद्धिक संगठनों से भी सक्रिय रूप से रहा है। आज के टॉक शो में हमारे गेस्ट एडिटर डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर आपको प्रोफेसर विजय कुमार से रूबरू कराएंगे। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज न्यूज़ अंग बिहार जो भागलपुर का एक अग्रणी चैनल है और अपने प्रतिभा के कारण यह चैनल आज मुकाम पर है, शीर्ष मुकाम पर है। तो आज हम राजनीति विज्ञान के विभिन्न आयामों पर हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा हमारे सामने, देश के सामने है, राज्य के सामने है, विश्व के सामने है। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस टॉक शो में चीफ गेस्ट के रूप में राजनीति विज्ञान विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष, गांधी विचार विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और यूं कहें कि राजनीति विज्ञान के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं हमारे गुरुदेव आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार सर हमारे साथ में मौजूद हैं। हम सर का स्वागत करते हैं इस टॉक शो में। सर बहुत बहुत आभार आपका कि आप समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं इस टॉक शो में हमसे बात करने के लिए, दर्शकों को अपने विचारों को साझा करने के लिए। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज न्यूज अंग बिहार के प्रांगण में आकर अपार खुशी हो रही है। आश्चर्य इस बात का है कि मेरे दो पुराने विद्यार्थियों ने मुझे आमंत्रित किया है और वह भी रिटायरमेंट के 5 वर्षों के बाद। अंग बिहार चैनल, न्यूज़ अंग बिहार चैनल बहुत अच्छा कर रहा है और इसकी खबर हमको हमेशा मिलती रहती है और हम इसको इसलिए देखते हैं बाहर रहने के बावजूद, क्योंकि भागलपुर की पूरी खबर इसमें रहती है, मेरे विश्वविद्यालय की खबर रहती है। और मुझे गोवा में रहते हुए अब 5 साल हो रहे हैं, लेकिन मुझे प्रतिदिन इसकी जानकारी मिलती रहती है। मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं कि मैं न्यूज़ अंग बिहार को धन्यवाद दे सकूं। मेरे दोनों पूर्व छात्र जो बड़े ही ब्रिलियंट थे, बड़े ही मेहनती थे, आज प्रगति कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। मुझे इस बात से बहुत खुशी हो रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम शुरू करना चाहते हैं। आज का जो हमारा सवाल है बहुत ही मौजूद सवाल है सर, आज देश के सामने, हमारे सामने, समाज के सामने, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस खास करके एक सामाजिक सरोकार से भी जुड़ा हुआ है और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे सामने बहुत सारे मुद्दे और चुनौतियाँ हैं। सर अभी एक पहला सवाल हम यहाँ से लेना चाहेंगे कि परंपरागत विषयों में जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है हमारा, उसमें यूजी और पीजी स्तर पर एडमिशन लेने में राजनीति विज्ञान छात्रों की एक टॉप प्रायोरिटी होती है, टॉप चॉइस होती है। और ख़ास करके अभी डीयू में, जेएनयू में, बीएचयू में या अन्य बड़े संस्थानों में इस विषय के प्रति छात्र छात्राओं की दिलचस्पी ज़्यादा रहती है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों लेना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो क्लास 10-11 में पढ़ते हैं तो उन्हें समता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, संविधान, इलेक्शन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चुनावों का आनंद मिलता रहता है जीवन में। इसलिए जब वो सामान्य रूप में जब कोई विषय का चयन करते हैं तो लगता है उन्हें कि राजनीति विज्ञान ज़्यादा मौजूद विषय है, ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए वही चुनते हैं। और जैसे प्रजातंत्र, राजनीतिक दल, पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन,
क्लास, एलीट, मार्केट, इकोनॉमी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में उन्हें जानकारी मिलती रहती है स्कूल के दौर से ही। इसलिए उनमें स्वाभाविक रुचि होती है इस विषय के बारे में, और जब उनके सामने चुनने का ऑप्शन मिलता है तो वो राजनीति विज्ञान चुनते हैं। जी सर, अभी बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो चुकी है, छात्रों का रिजल्ट आना बाकी है, लिहाजा स्नातक में नामांकन की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में, बिहार में भी। तो विषय चयन के समय छात्र बहुत ही वहापों की स्थिति में होते हैं, उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होता है, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस उनके सामने खुले होते हैं, नामांकन के लिए कई विषयों के विकल्प उनके सामने मौजूद रहते हैं। तो फिर भी जानकारी के अभाव के कारण विषय चयन में छात्र छात्राओं को काफ़ी दिक्कतें होती, काफ़ी परेशानियों का सामना करना, ऐसा देखा जाता है अक्सर। तो ऐसी स्थिति में छात्रों को क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, जब इंटरमीडिएट का क्लास ख़त्म होता है तो बहुत सारे विद्यार्थी जो साइंस स्ट्रीम में हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम में आना चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी साइंस आर्ट्स दोनों पढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि कॉमर्स में जाएं। तो उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। साइंस के विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ा ऑप्शन है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ITI या पॉलिटेक्निक जिनको कहते हैं। और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के सामने भी इसी तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे ढेर सारी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, उसमें आज के ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में भाषाओं का बड़ा महत्व बढ़ता जा रहा है, लेकिन सारी भाषाएं हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। हमारे यहाँ सिर्फ क्षेत्रीय भाषाएं ही पढ़ाई जाती हैं। इसलिए ट्रांसलेटर्स का काम, स्क्रिप्ट राइटर्स का काम, इंटरप्रेटर्स का काम तो हाँ मिल सकता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण स्कूल टीचिंग के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं मिलता है, या कॉलेज टीचर बनने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन सोशल साइंसेस का स्कोप बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, और आज तो मैनेजमेंट के बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, होटल मैनेजमेंट से लेकर के हॉस्पिटल मैनेजमेंट तक। यही नहीं, उसमें देखते हैं कि बहुत सारे एरिया, टूरिज्म मैनेजमेंट है, पर्यटन का संभावना है, बहुत सारे एरियाज खुलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कम्युनिकेशन का फील्ड जो है वो प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न मीडिया, सिनेमा, बहुत सारे ऑप्शंस उनके सामने रहते हैं। इसलिए स्कोप की कमी नहीं है। और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी अन्य सारे विषयों के विद्यार्थियों से ज़्यादा जानकार होते हैं जी, इसलिए कि वो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं, या बहुत इसका स्कोप जो है बहुत वाइड है। तो हमें लगता है सर ऐसा कि जो अभी पत्रकारिता और जनसंचार का एरिया है उसमें पॉलिटिकल साइंस के जो छात्र होते हैं वो ज़्यादा अव्वल दर्जे के माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़े मुकाम पर विभिन्न न्यूज़ चैनलों में और अखबारों में काम कर रहे हैं लोग। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है। हमारे 2 विद्यार्थी हैं यहाँ जो न्यूज़ अंग बिहार के जो प्रोपराइटर हैं, और मेरे साथ जो बैठे हैं छात्र और राजनीति विज्ञान के अच्छे शिक्षक भी हैं, और अभी जर्नलिज्म नया विभाग खुल रहा है उसके ये कोऑर्डिनेटर भी हैं। और इससे मुझे इस बात पर तो पहले भी मैं इन लोगों को इस बात की सलाह देता था कि देखो, सामान्य राजनीति विज्ञान पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कुछ न कुछ स्पेशलाइज करो, और जब रिसोर्सेज नहीं हैं तो डिस्टेंस मोड से ही कम से कम जर्नलिज्म का कोर्स कर लो, जिससे कि आगे बढ़ने में तुमको फ़ायदा मिले। हमारे यहाँ हर वीक इन्हीं विद्यार्थियों ने सेमिनार रखा था, तो हमने कहा कि भागने की ज़रूरत नहीं है, सबको बैठना है, सबको बोलना है, और बोलने के साथ साथ जब क्लास ख़त्म हो तो एक रिपोर्ट तैयार करनी है और उस रिपोर्ट को अखबार में पहुंचाना है। और इन लोगों ने ये काम किया, आज सफल पत्रकार हैं, पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष हैं। देखिए, मुझे इस बात से बहुत ही खुशी मिल रही है कि हमारे प्रॉम्प्ट करने से इन्होंने उसका फायदा। सर, अगला सवाल हम लेते हैं। बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो चुकी है, और राजभवन के निर्देश पर
बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में इसका क्रियान्वयन भी किया जा चुका है। हम समझते हैं कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पूरे बिहार का संभवतः ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जहां पर सबसे पहले 2023 और 27 का जो सत्र है उस सत्र की सबसे पहले पढ़ाई शुरू हुई, नामांकन शुरू हुआ, पढ़ाई शुरू हुई, परीक्षाएं भी हमने समय पर लिया है और माननीय कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के नेतृत्व में ये NEP 2020 का क्रियान्वयन हमारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है और अच्छी तरह से हो रहा है। हम समझते हैं कि पूरे बिहार में TMU अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। सर, इसमें एक बात आ रही सामने की जो NEP लागू हुआ है उसमें परंपरागत कोर्सों का स्थान अब टेक्निकल कोर्स लेते चले जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। छात्रों को हुनरमंद बनाने की बात हो रही है, उनके अंदर कला कौशल के विकास की बातें हो रही है। तो सर, ऐसे में पॉलिटिकल साइंस ऐसे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का क्या अस्तित्व है? यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वर्सेस पॉलिटिकल साइंस को आप किस रूप में देखना है? इस संबंध में मैं यही बतलाना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसका एरिया बहुत विस्तृत है। अगर कोई विद्यार्थी ठीक से मेहनत करता है तो उसको अलग से स्किल डेवलप करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वह प्रोजेक्ट राइटिंग में स्पेशलाइज कर लेता है, मार्केटिंग सर्वे करता है, वह इलेक्शन सर्वे करने लगता है, इलेक्टोरल एनालिसिस करने लगता है और जब स्कूल में एक छात्र के रूप में ही वह इन बातों पर ज़्यादा विस्तृत जानकारी रखता है और उसको प्रेषित करने लगता है, तो जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप डेवलपमेंट का स्किल वह राजनीति विज्ञान पढ़ के भी कर सकता है। और यही नहीं, रूरल डेवलपमेंट का जो एरिया है वह अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है आज के युग में। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का काम बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है और इन सारी चीज़ों की पढ़ाई तो हम क्लास में करते ही हैं, उसके साथ साथ अगर वह ऐड ऑन डिग्रीज डिप्लोमाज ले लेता है तो उसको राजनीति विज्ञान में अन्य स्किल की ज़रूरत नहीं है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स वो बहुत आवश्यक है। सर, NEP का जो मेन फोकस है वो मूल्य वर्धित शिक्षा, जो हमारी सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, परंपराएं रही है हमारे समाज की, और नॉलेज इकोनॉमी की बात हो रही है। तो ऐसे में लगता है क्या कि NEP के लागू होने से एक नई शिक्षा में एक नई क्रांति आएगी? वह क्रांति शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज हम अपने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने इतिहास को हम पुनः परीक्षित करने लगे हैं, उसको एनालाइज करने लगे हैं, उसको महत्व देने लगे हैं, अपनी संस्कृति पर हम जोर देने लगे हैं और अपने मूल्यों को हम और मजबूत कर रहे हैं। उसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करने लगे हैं। हम अपने चाइल्ड राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को, वीमेन राइट्स को हमेशा किसी न किसी रूप में प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उस पर हम अमल करना शुरू कर चुके हैं और इसके दूरगामी रिजल्ट बहुत जल्द आने लगेंगे। सर, अगला सवाल हम लेते हैं। BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं विभिन्न राज्यों की, उसमें राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन को बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट माना जाता है। छात्रों का यह पसंदीदा और स्कोरिंग विषय भी है। आपको क्या लगता है सर? यह हमेशा रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जब क्लास में वो बच्चे पढ़ते हैं तो उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि वो ज़्यादा लिखें, एक आंसर वो 1 घंटे में लिखें जी। लेकिन जब कॉम्पिटिशन्स में लिखना पड़ता है तो बहुत शॉर्ट आंसर और एकदम फोकस्ड आंसर लिखने पड़ते हैं, तो इसमें थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है। और हर तरह के इम्तहानों में जनरल नॉलेज में जो 75% क्वेश्चंस हैं वो पॉलिटिकल साइंस से ही रिलेटेड रहते हैं, इसलिए पॉलिटिकल साइंस का स्कोप हमेशा बना रहेगा और अच्छा रहेगा। सर, पॉलिटिकल साइंस को स्किल्ड बेस्ड कैसे बना सकते हैं? कोई ऐसा आइडिया जो आपके मन में हो, आपके विचार हो, उसको साझा करना चाहेंगे? पॉलिटिकल साइंस वास्तव में अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी स्किल्ड बेस्ड है, लेकिन बच्चे यह नहीं जानते हैं कि कैसे उन स्किल्स का उपयोग करें।
हमारे हमारे बच्चे जब निकलते हैं तो समाज के नवनिर्माण में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो सोशल एक्टिविस्ट भी बन सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बन सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में लीडरशिप रोल भी प्ले कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने में भी बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। टीचिंग, स्कूल टीचिंग में यह एक अनिवार्य सब्जेक्ट है, सिविल सर्विसेज में यह एक अनिवार्य सब्जेक्ट है। स्कूल टीचिंग, मिलिट्री सर्विसेज, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एनालिसिस, ये सारी चीज़ें करने में वो सक्षम हैं। के लिए आवश्यक है कि वह अपना जो ज्ञान है उसका उपयोग सही तरीके से करे, जो वह कर नहीं पाते। NGOs का रास्ता खुला हुआ है, जर्नलिज्म का रास्ता खुला हुआ है, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स का रास्ता खुला हुआ है, पंचायती राज एक्टिविटीज़ में उनके इन्वॉल्वमेंट का रास्ता खुला हुआ है। इसलिए बड़ा व्यापक है यह विषय। और जो राजनीति विज्ञान पढ़ता है वह इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पढ़ता है, जिसमें समाज विज्ञान का भी ज्ञान है, अर्थशास्त्र का भी ज्ञान है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्री ही अपने पुस्तक का नाम दिया था। तो रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन कैसे करना है, कैसे उनका सदुपयोग करना है, जो उन्होंने अब तक प्राप्त किया है उसको कैसे समाज को वापस करना है, यह ज्ञान सिर्फ उनमें विकसित करने की आवश्यकता है। सर, पॉलिटिकल साइंस में रोजगार की क्या क्या संभावना है? आपने अभी कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में छात्र जा सकते हैं, कॉरपोरेट के क्षेत्र में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में अच्छा कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ भी अपना परचम लहरा सकते हैं और लहरा भी रहे हैं सर। तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ करके हम रोजगार कहाँ कहाँ देख सकते हैं, किस एरिया में? बड़े शहरों में जैसे बॉम्बे और दिल्ली जैसे विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वहीं से जो पढ़ते रहते हैं तभी वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और जब वो सिलेक्ट कर लें तब उनको बाद में मैनेजमेंट का कोर्सेज कराते हैं। तो हम यह देख रहे हैं कि महत्व तो है, लेकिन हमने जैसा बताया कि अभी स्कूल टीचिंग से लेकर के और यूनिवर्सिटी टीचिंग, लेकिन यूनिवर्सिटी टीचिंग का जो कोर्स है वो बहुत लंबा हो जाता है। MA करेगा, PhD करेगा, उसके बाद रिसर्च करेगा, ये बहुत लंबा है। तो एक राइटर के रूप में वह क्रिटिकल राइटिंग कर सकता है, वह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन सकता है, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स में जा सकता है, या NGOs, बहुत तरह के NGOs हैं समाज में जिनमें वह जा सकता है। साथ ही साथ जर्नलिज्म, सिविल सर्विस और जो दूसरे सर्विसेज जो नेशनल लेवल कंपटीशन से होते हैं, पोस्ट ऑफिस से लेकर के और रेलवे तक में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आर्मी सर्विस भी एक नया ऑप्शन खुला है बच्चों के साथ। अभी सर बिहार में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया हुई है, संपन्न हुई है। उसमें सर पॉलिटिकल साइंस में एक बड़ी संख्या में छात्र जो हैं अभ्यर्थी वो आज टीचर बने हुए हैं। एक पॉपुलर विषय है, तभी तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है और आज विद्यालयों में वो शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। हायर एजुकेशन के फील्ड में भी सर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर की बहुत स्कोप है। लेकिन उस सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को हमेशा उसमें लगे रहना पड़ेगा। उसके लिए विजिलेंट, सतत प्रयास करने की आवश्यकता है और वह जरूरी है। सर अगला सवाल हम लेना चाहेंगे कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, एक बड़ी आबादी, एक बड़ा रेशियो हमारा यूथ का है और हम गर्व के साथ कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। और सर युवाओं की भागीदारी का सवाल जहाँ तक आता है कि लोकतंत्र की मजबूती में, खास करके जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक सशक्त लोकतंत्र हम हैं, दुनिया के एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो लोकतंत्र की मजबूती में हम इसे आप किस रूप में देखना चाहेंगे? ये बहुत ही खुशी की बात है कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ रही है। यह एक शुभ संकेत है, क्योंकि भविष्य जो है युवाओं का है। जो पुराने लोग हैं वह तो रिटायरमेंट के वर्ष पर हैं, वह बहुत परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। और आज ज़रूरत है, जबकि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, मार्केट इकोनॉमी बदल रही है, सोसाइटी बदल रही है, और ऐसी परिस्थिति में अगर नौजवान विजिलेंट है तब तो
देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ नॉट ओनली लिबर्टी, इट इज़ द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल। तो देश की चुनौतियां बदल रही हैं और इन चुनौतियों से कैसे निपटना है वह छात्र उन नौजवानों के से बेहतर कौन जानता है जो उनसे रोज रूबरू हो रहा है। उनके सामने पर्यावरण का संकट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चुनौतियां हैं, नौकरी पाने की चुनौती है, सस्टेनेबल विश्व शांति की समस्या है। उनका निदान कैसे हो, इस पर उन्हें निरंतर सोचना पड़ेगा और इसलिए उनकी भागीदारी जब बढ़ रही है तो यह देश के लिए एक शुभ संकेत है, एक अच्छा संकेत है। सर, ऐसा अक्सर कहा जाता है और देखने सुनने को भी मिलता है कि आज की राजनीति मूल्य विहीन हो गई, वैल्यूलेस हो गई है। राजनीति में नैतिकता का लोप होता जा रहा है। आपकी क्या राय है सर, आप इसको किस रूप में देखना चाहते हैं? वास्तविकता तो यह है कि 1950 के दशक के बाद से ही, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही राजनीति में ह्रास आने लगा। और जब फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री की बात की तो उसके कुछ ही दिनों के पश्चात एंड ऑफ फिलॉसफी की बात होने लगी, एंड ऑफ हिस्ट्री की बात, एंड ऑफ इडियोलॉजी की बात होने लगी, डेथ ऑफ सोशलिज्म की बात होने लगी। और हमारे सामने हम देख रहे हैं कि जिस तरह प्रजातंत्र का विस्तार होता जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो रही हैं, इडियोलॉजिकल डिफरेंसेस डिसअपीयर कर रहे हैं। वह अमेरिका का राजनीतिक दल हो, ब्रिटेन का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, इन दलों के बीच की जो पहले विचारधारा का संग्राम था, संकट था, वो अब समाप्त हो रहा है और सब एक ही तरह की बात कर रहे हैं। वेलफेयर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वेलफेयर का दायरा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को फ्री गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में प्रजातंत्र जो है एक डिपेंडेंट कल्चर को जन्म दे रहा है और यह जो है एक खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि वोट के लिए अगर हम समाज की परिस्थितियों को कमज़ोर बनाते हैं, राष्ट्र की नीतियों को कमज़ोर बनाते हैं, तो यह एक खतरनाक दौर होगा। जी जी सर, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में क्या क्या संभावनाएं दिखती हैं? चूँकि भारत, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर के रूप में भी हम जाने जाते हैं और लोकतंत्र के मामले में तो बहुत मजबूत हैं, अव्वल हैं। और पूरी दुनिया भी भारत को एक लोहा मानती है कि इतना सशक्त राष्ट्र, जो एक उभरता हुआ राष्ट्र है। अमेरिका भी इस बात को मान रहा है जो सुपर पावर के रूप में भारत को आने वाले समय में, हम 47 तक जो विकसित भारत के सपने हैं, ड्रीम्स हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक ड्रीम है, और आप इसको किस रूप में देखेंगे? जिस तेज़ी से हमने पिछले 10 वर्षों में प्रगति की है, उससे ऐसा लगता है कि हमने जो सपने सजोए हैं उन सपनों को हम बहुत जल्द ही पूरा कर लेंगे और 1947 तक हम दुनिया के कम से कम 2-3 जो प्रमुख देश हैं उनमें हम शामिल हो जाएंगे। जिस तरह आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिस तरह हम एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में अपने आप को सशक्त कर रहे हैं, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि हम दुनिया में 2047 तक हम दुनिया के एक बहुत ही सशक्त देश के रूप में गिने जाएंगे। जी सर, हाल ही में भारत ने G20 की अगुवाई की। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हम लोगों के लिए। G20 की अगुवाई से एक अच्छा संदेश गया है वर्ल्ड कम्युनिटी को और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत का एक स्थान सुनिश्चित हुआ है। आपको क्या लगता है सर कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या परिवर्तन हो सकता है इसमें? आप देखते हैं कि G20 की मीटिंग के बाद से जी तीसरी दुनिया की लीडरशिप तो हाथ में आ ही गई है हिंदुस्तान के जी। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो पहले न्यूट्रलिटी का कोर्स चल रहा था वो समाप्त हो गया है। आज हम बहुत ही एक्टिव हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके प्रति बहुत ही सबल हो चुके हैं और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो मजबूत हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में भी और हम दूसरे देशों के मामलों में
सामान्य रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और हमारे ऊपर जो अगर कुछ कोई परेशान करता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तो नाम को हम उसका लोगों ने, जवाब देने में, हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो बेस रहा है वो, चूंकि भारत गांधी का देश है, भारत भगवान महावीर का देश है, गौतम बुद्धा का देश है, और उनके जो विचार हैं, उनके सिद्धांत हैं, उस पर हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी आधारित है, आश्रित है। हमारा लक्ष्य, हमारा सिद्धांत उसी पर आधारित है। तो क्या लगता है सर कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक जो मौजूद सवाल है, एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर हम क्या अमल कर रहे हैं, हमारा देश अमल कर रहा है? हम अभी भी नॉन अलाइंड हैं, लेकिन हम सशक्त रूप से नॉन अलाइंड हैं। अगर हम पर कोई आक्रमण करेगा तो हम उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जी। अंतर ये आया है, पहले हम नॉन अलाइंड थे इसलिए कि हम कमज़ोर थे, आज हम नॉन अलाइंड हैं इसके बावजूद कि हम काफ़ी मजबूत हैं और दुनिया में हम एक अच्छा स्थान रखते हैं। एक शक्ति से हम अपनी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। सर, भारत शुरू से ही भारत शांति में, अंतर्राष्ट्रीय शांति में, सुरक्षा में, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में और वसुधैव कुटुंबकम, इन सिद्धांतों में विश्वास करने वाला हमारा देश है, हमारा मुल्क है। और ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को, हमारे सिविलाइजेशन को इंडिकेट करता है, दुनिया के पॉलिटिक्स को इंडिकेट करता है। तो सर, जैसा कि मॉर्गनथाउ का एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर लेना चाहेंगे। मॉर्गनथाउ ने द पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस में उन्होंने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो आज पूरी दुनिया में जो ये संघर्ष चल रहा है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या मॉर्गनथाउ का वो स्टेटमेंट आज यहाँ पर लागू हो रहा है, या उस पर? संपूर्ण राजनीति शक्ति का संघर्ष जी है, पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस है, हर देश, हर व्यक्ति, हर समाज, हर वर्ग इसीलिए तो संघर्षरत है कि उसको पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, इन्फ्लुएंस चाहिए। और संपूर्ण राजनीति देश की हो या विदेश की हो, वह इसी शक्ति के संघर्ष के रूप में देखा जाता है और दिख रहा है। लेकिन इसमें सरवाइव करने के लिए आपको सशक्त बनना पड़ेगा। आप कमज़ोर होंगे तो आपको लोग जीने नहीं देंगे। जी, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हमारा सबसे पहला ये आधार बनता है। सर, एक कॉमन सवाल है और हमारे लिए कंटेम्प्रेरी भी है, पूरे हम देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए। पर्यावरण, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन और समावेशी विकास, इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें आज हो रही है। और ये हमारे लिए ज्वलंत और एक सामयिक मुद्दा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सर घोषणा करा है कि पर्यावरण और मानवाधिकार जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और भारत ने भी उस पर दस्तखत किया है, हस्ताक्षर किया उस संधि पर, कि पर्यावरण को मानवाधिकार की श्रेणी में डाला जाए। ऐसे थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के रूप में हम लोग उसको देखते ही हैं, पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं कि मानवाधिकारों की तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत पहले हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि बेंगलोर शहर में पानी का बहुत विकराल संकट उत्पन्न हो गया है। और ऐसी परिस्थिति में जब हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब माने जाने वाले शहर हैं, उनमें यह आपदा आ रही है, तो आप यह देखिए कि किस तरह, किस तेज़ी से, और यही नहीं, सामान्य नागरिक जो है वह परेशान है कि समय पर वर्षा नहीं हो रही है, जब वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, पौधे अपने समय पर जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। तो इन सब का प्रभाव तो परिलक्षित हो रहा है, देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं। हर आदमी अधिकारों की बात तो कर रहा है, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर रहा है। क्या आप अपनी गलियों को साफ़ करते हैं? क्या अपने सामने, घर के सामने जो नाला है उसको साफ़ करते हैं? हर काम हम सरकार पर छोड़ देते हैं, यह उचित नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए, हर नागरिकों को होना चाहिए। और सिर्फ बोध ही नहीं, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट का एक हाल का जजमेंट आया है, आर्टिकल 21 को उन्होंने डिफाइन किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। राइट टू लाइफ को और भी डिफाइन किया गया है, इन्वायरमेंट के लिए राइट टू लाइफ को
और भी क्षेत्रों में कि स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति भी होनी चाहिए, लोगों को जीवन जीने का अधिकार जो है, डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, उसको किस रूप में उसको डिफाइन किया गया? राइट टू लाइफ के तहत हम लोगों ने अब भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य को तो शामिल किया ही है। हमने अपने वेलफेयर पॉलिसीज़ में इसके ऊपर बहुत काम भी किया है। हम देखते हैं कि हम गरीबों को फ्री हाउसिंग दे रहे हैं, फ्री गैस कनेक्शन दे रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं, विडोज़ को पेंशन दे रहे हैं। हम लोगों ने समाज में जिनके पास टॉयलेट्स नहीं हैं उनको टॉयलेट्स बना करके दिया है। फ्री फूड का राशनिंग करते हैं। एमएसपी हम दे रहे हैं किसानों को। आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं जिसमें हम सबको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें हम बहुत लंबे अरसे तक तो नहीं दे सकते हैं ना। देश को अगर हम प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को कम करके हमको अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको विकास की तरफ डाइवर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम डिपेंडेंट कल्चर नहीं बनाएं जी, हम डिपेंडेंस डेवलप नहीं करें, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। सर, और यह तभी संभव होगा जब लोग अपने अधिकारों के से ज़्यादा अपने कर्तव्यों को जाने। सर, समावेशी विकास की बातें हो रही है। समावेशी विकास की बातें तभी सार्थक रूप साकार कर सकती है, ले सकती है। जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन, ये हमारा 5 जो तत्व हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। समन्वय नहीं होने के चलते ये जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, मानवाधिकार के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, मानवाधिकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण का सवाल उत्पन्न हो रहा है, जलवायु परिवर्तन उससे प्रभावित हो रहा है, तो इस पर क्या करना चाहेंगे? जब आप विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको नेशनल हाईवेज को एक्सपैंड करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन के लिंक्स को बढ़ाना पड़ेगा। नेचुरल है कि उसके लिए आपको सड़क बनानी है, पहाड़ काटने पड़ेंगे, एस्फाल्टिंग करना पड़ेगा, और ये जो है उसके लिए पानी चाहिए, नए नए शहर बसेंगे, पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ रहा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं और सब पर हमको एक साथ काम करने की ज़रूरत है। सरकार पर छोड़ने से काम नहीं चलेगा, हमें उत्तरदायी बनना पड़ेगा। जी, एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। सर, अगला सवाल हम लेना चाहेंगे आपसे कि राजनीति विज्ञान में गुणवत्तापूर्ण शोध और नवाचार को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? सर, इसमें आपकी क्या विचार हैं, आपके क्या सुझाव हैं, ताकि छात्रों को इससे लाभ मिल सके, शोधार्थियों को लाभ मिल सके? राजनीति का स्वरूप बदलता जा रहा है जी। छात्रों में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही है। क्या छात्रों के राजनीतिक ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पर, उनके पॉलिटिकल कल्चर पर हम शोध कर रहे हैं? हम उनका पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, नेशनलिज्म के प्रति भावना, इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं? तो है क्या कि जो हमारे रोज के राजनीतिक परिस्थितियाँ, रोज़मर्रा की राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उनका अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पंचायती राज में क्या हो रहा है, किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, कहाँ अच्छे एक्सपेरिमेंट्स फेल कर जा रहे हैं, इन सबको डिटेक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और यह आप जैसे शिक्षक जब अपने बच्चों को अलग अलग मोहल्ले का प्रोजेक्ट दीजिएगा स्टडी करने के लिए, अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड का प्रोजेक्ट दीजिएगा कि स्टडी करके ये क्वेश्चनायर बनाओ, क्वेश्चनायर कैसे बनता है, प्रोजेक्ट कैसे डील करते हैं, क्या क्या तुमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, इस तरह के काम उनको दीजिए और आप उनसे प्रेरणा लेकर, उनकी मदद लेकर के आगे रिसर्च कीजिए। देखिए रीजनल रिसर्च का क्या इसमें संभावनाएं हैं? जो क्षेत्रीय रिसर्च पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारा पिछड़ता चला जा रहा है। जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस हमारे समाज का है, उस पर किस तरह का रिसर्च हो सकता है पॉलिटिकल साइंस में? एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि लोगों के जीवन स्तर में बहुत परिवर्तन आया है, लाइफ स्टाइल बदला है। और जब लाइफ स्टाइल बदल रही है, जब हमारे पास, हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल है जो बहुत तरह का इंफॉर्मेशन दे रहा है, बहुत तरह की सूचनाएं उस पर हम देख सकते हैं, तो हर आदमी के एक्सपेक्टेशंस ही बढ़ते जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम से भी जब बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, जब पूरे नहीं होंगे तो उत्पात मचेगा। इसलिए
एक्सपेक्टेशंस बढ़ें और उनको पूरा करने के रास्ते भी हमें दिखाने पड़ेंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि हम बच्चों को, नौजवानों को की रुचि के अनुसार खेल कूद से लेकर के हर चीज़ के स्पोर्ट्स में, गेम्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ाएं और उनको मास जो गेमिंग और क्या क्या जो नई नई तकनीकें, नई नई चीज़ें आ रही है खेल कूद के जो, और उनको एंगेज करके रखने की जो चीज़ें आ रही हैं उनसे दूर रखें। सर, पॉलिटिकल साइंस को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है, परखा है, और आपने यूँ कहें कि आपने पॉलिटिकल साइंस को जिया है अभी तक। तो सर, पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च की जो संभावनाएं हैं, ऐसे कौन से एरियाज हैं जो हमारा अछूता है, जिस पर काम बहुत कम हुआ है, छात्रों जो शोधार्थी हमारे रिसर्च करने वाले हैं उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा? कौन से एरिया ऐसे हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं, जिससे हमारे समाज का भी भला हो, देश का भी भला हो? आप देख रहे हैं कि बहुत सारी संस्थाएं जो पहले अच्छी तरह काम नहीं कर पाती थी, कैप्टिव इंस्टीट्यूशंस थी, वो एकदम खुल करके काम कर रही हैं, अपनी शक्ति से काम कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारा व्यापक परिवर्तन आ रहा है, देश के शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है। तो उन परिवर्तनों का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और राजनीति कैसे बदल रही है, इसको देखने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ कैसे बदल रही है, सोशल जो ग्रुप्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ कैसे बदल रही है, कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है। क्या हम लोगों ने कभी सोचा था कि कॉरपोरेट्स को हम सोशली रिस्पॉन्सिबल बना पाएंगे? आज वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं और बहुत तरह के काम कर रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि परिवर्तन का एक दौर शुरू हो गया है और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स चारों तरफ दिख रहे हैं। सर, अक्सर ऐसा होता है कि रिसर्च में शोधार्थियों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना होता है, उनको नॉलेज के अभाव के कारण या उनको एक पर्याप्त गाइडेंस नहीं मिल पाता है। कुछ बेसिक टिप्स और टेक्निक्स आप बताना चाहेंगे छात्रों को, शोधार्थियों को? सबसे पहले तो आपको पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक से समझना होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, फाइंडिंग्स क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, हाइपोथेसिस क्या होंगे उसके, हाँ उसके जो सारे इम्प्लीकेशंस हैं उनको समझना होगा एक ब्रॉड टर्म में। और कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, लेकिन समाज का क्या असर पड़ता है पॉलिटिक्स पर वो नहीं पढ़ते हैं। आप पॉलिटिकल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइकोलॉजी क्या है, कैसे वो माइंड सेट को इन्फ्लुएंस करती है, वो हम नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन कैसे एंथ्रोपोलॉजी में हमारे बहुत सारे जो ट्राइबल सेक्टर्स हैं वो हमसे अभी भी दूर हैं, उनको हम कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं, इस पर हम कहाँ विचार करते हैं? सर, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो छात्र होते हैं रिसर्च के शोधार्थी, वो सैद्धांतिक पक्ष पर ज़्यादा फोकस करते हैं, थियोरेटिकल रिसर्च ज़्यादा करना चाहते हैं, और जो हमारा केस स्टडी का एरिया होता है वो बहुत कम होता है, बहुत अछूता रह जाता है। क्यों इस तरह की नौबतें क्यों आ रही है? छात्र क्यों नहीं है क्या कि आज के ज़माने में हर आदमी तुरंत रिजल्ट चाहता है जी, और उसके लिए वह चाहता है कि जो मटेरियल कम से कम, तो फील्ड में जाना नहीं चाहते, सर्वे नहीं करना चाहते, फाइंडिंग्स कैसे आएंगे? कम से कम मेहनत करके मिल जाए तो उसमें वो ज़्यादा विश्वास। तो क्या इससे गुणवत्तापूर्ण रिसर्च, नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है? नहीं मिलेगा, लेकिन आप भी तो कोशिश नहीं करते हैं। आप बिना उसको स्कॉलरशिप दिए फील्ड में क्यों भेजिएगा जी? वो फील्ड में जाकर के क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा, इस पर भी तो सोचने की ज़रूरत है। तो आपको रिसर्च के लिए फंड्स, प्रॉपर फंड्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। वो यूनिवर्सिटी दे सकती है, गवर्नमेंट दे सकती है, विभिन्न एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की, विभिन्न NGOs हैं जिनको उस फील्ड में काम करने की आवश्यकता है, वो दे सकती हैं, तो उनसे लेने। सर, अगला सवाल हम लेना चाहेंगे देश की मौजूदा राजनीति पर। देश की मौजूदा राजनीति, अभी का जो राजनीति है और खास करके लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप उसको देखते हैं, हमारे देश की राजनीति को? देश की राजनीति को मैं इस रूप में देखता हूँ कि एक पार्टी जो बहुत देर से इमर्ज की, वह बहुत सशक्त हो गई, और दूसरी पार्टियां थीं वो धीरे धीरे डिसअपियर कर रही हैं, कमज़ोर पड़ रही हैं। वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है देश, या
एकदम। क्योंकि भारत मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में विश्वास रखने वाला दिख रहा है। वन पार्टी सिस्टम से, और फिर हम वन पार्टी सिस्टम, क्यों डेमोक्रेसी में ऐसी कैसी संभावनाएं दिखती है? ये जो है गलत ट्रेंड है। इसमें हमको एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की आवश्यकता है। बिना विपक्ष का तो लोकतंत्र कमजोर होता है, सशक्त नहीं बन सकता है। तो लोकतंत्र की मजबूती में विपक्ष का होना बेहद ही जरूरी है। एक तरफ हम कहते हैं कि राजनीतिक दलों के बीच की दूरियां कम हो रही हैं, और दूसरी तरफ देखते हैं कि राजनीतिक दल ही समाप्त हो रहे हैं, तो प्रजातंत्र कैसे जीवंत रहेगा? जीवंत सवाल है सर। एक अल्टरनेटिव विचार चाहिए। सरकार का विरोध चाहिए, अल्टरनेटिव विचार चाहिए। सर अगला सवाल हम लेना चाहेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मौजूदा समय में किस रूप में है? क्योंकि हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं कि 21वीं शताब्दी जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य को प्रमोट करने का है। पुलिस राज कन्वर्ट हो चुका है लोक कल्याणकारी राज्य में, जिसको हम राम राज कह सकते हैं, जिसको हम सुशासन का राज कह सकते हैं, अन्य विभिन्न तरह के नामों से हम लोग इसको जानते हैं, देखते हैं। तो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अभी के समय में, वर्तमान समय में किस रूप में इसको आप देख रहे हैं? अभी तक जो हम करते आए हैं वो हम एक डिपेंडेंट कल्चर को विकसित करते रहे हैं। ठीक है कि एक लंबे अरसे तक स्लोगन्स पर ही काम चलता रहा, और अपने जो एजेंडा रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की पावर में आने के बाद उस एजेंडा को पूरा नहीं करते हैं, जिसके कारण अभी भी इस देश में गरीबी बची है, पॉवर्टी है, मालन्यूट्रिशन की समस्या है, इलिटरेसी है, हंगर इंडेक्स में हम बच्चों को ठीक से पोषण नहीं मिल रहा है। तो बहुत तरह की समस्याएं हैं, महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इनको दूर करने की कोशिश हम कितने दिनों तक करते रहेंगे? एक निश्चित समय सीमा के भीतर हमें अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, और उनको पूरा करने के बाद हमको एक आत्मनिर्भर समाज और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की ज़रूरत है। तभी हम सशक्त हो पाएंगे, तभी हम जीवंत हो पाएंगे, तभी हम अपनी संपूर्ण शक्ति दुनिया को प्रदर्शित कर पाएंगे। सर सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय की कमी को देखते हुए हम अगला सवाल हम करना चाहेंगे आपसे। लोकसभा चुनाव 2024 जो अभी का हमारा है, उसकी रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने उसके डेट्स भी अनाउंस्ड कर दिए हैं। विभिन्न चरणों में चुनाव होना है। ऐसे में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर आपके क्या विचार हो सकते हैं? महिलाएं कितने सशक्त हैं? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन महिलाओं का कैसा है? महिलाओं की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है, और सरकार की कुछ नीतियां ऐसी रही हैं जिसकी वजह से महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है। संसद में, विधानसभा में आरक्षण की जो नीति है उसका बहुत प्रभाव, स्थानीय निकायों में भी हम देख रहे हैं, स्थानीय निकायों में उनके लिए स्थान सुरक्षित हैं। सेना में, पुलिस में महिलाओं को कई तरह के और भी फायदे दिए जा रहे हैं। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बना करके गैस कनेक्शन दिया, विधवा पेंशन दिया, कॉलेज में स्कॉलरशिप देते हैं, स्कूल में स्कॉलरशिप देते हैं। तो जॉब में, हर तरह के जॉब में रिजर्वेशन है। तो इसका व्यापक फायदा महिलाओं को मिला है, और उनमें जागृति पैदा हुई है, और उसी जागृति का नतीजा है कि वो आगे बढ़कर पार्टिसिपेट कर रही हैं, और यह अभी और बढ़ेगा, क्योंकि मेल मेंबर्स तो कई जगह उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, उनकी पोस्टिंग होती रहती है, वो बहुत खुल करके पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन महिलाएं जहाँ भी हैं वो बहुत सभी क्षेत्रों में परचम लहरा रही है, क्षेत्रों में परचम। और बिहार सरकार में भी जो नियुक्तियां हो रही उसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है, उनको आरक्षण का लाभ बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को सशक्त करना है, आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो हमारे समाज के लिए एक शुभ संकेत है कि महिलाएं आज विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। और सर उसमें एक बात आ रही सामने की जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था पर आप, उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी है उसमें आपकी? एक सबसे पहली बात तो ये है कि पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करके एक बड़ा बहुत नया ट्रेंड शुरू किया हमने, और उसमें जो जागृति आई है उसका नतीजा है कि
लोकल लेवल गवर्नमेंट काफ़ी रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल होती जा रही है। जी सर, एक आखिरी सवाल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सर पॉलिटिकल साइंस के छात्रों को, सुधार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संक्षिप्त में सर अपनी बात पर। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ईमानदारी और मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ईमानदारी से और मेहनत से काम करेंगे तो आप हमेशा सफल होंगे, इस बात को गांठ बांध लीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमसे बात की और आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया है। न्यूज अंग बिहार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत हार्दिक अभिनंदन। आभार। छात्रों के बीच मैं भी नौजवान शिक्षक बन गया हूँ, मुझे बहुत खुशी है सर। बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू सर।